अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीनों से और देखते हैं कि आज उनके दरमियान किस बात पर नोक झोंक हो रही है। फरीद मियाँ, मुझे लगता है कि आपको ये गुमान होगा कि ये जो नोक झोंक है ये लतीफ़ी मियाँ की वजह से होती है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आज आपको ये यकीन हो जाएगा कि नोक झोंक से लेके ताक झांक तक ये सिर्फ एक ही शख्स की खसलत है। और वो शख्स जो है वो क्या कहते हैं कि मैं उसका नाम भी ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ है उसका ठिगना कद। फरीद साहब, इन मुकीमों और मस्कीनों को समझा दीजिए कि मेरी जात पर अटैक ना करें, खसूसन मेरी पर्सनैलिटी पर। ओह वाह, पर्सनैलिटी, ये भी खूब लतीफा कहा भाई। अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो फिर आज के बाद स्मोक को भी ताजा हवा का झोंका कहना चाहिए। फरीद चाचू, इनको समझाइए, ये मेरे अब्बू की जात पे अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे गोलियां चल जाएंगी। अरे क्या चलेंगी वो गोलियां जो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि गोलियां चल जाएंगी। राइफल उठा के ला। नहीं अब्बू, जाओ राइफल लेकर आ। अब्बू छोड़ दे। चलाएगा गोलियां? कौन चलाएगा? राइफल ले गया गाड़ी में से। छोड़ दे, छोड़ दे। अरे भाई आप बैठिए, आप भाई साहब, ये रोज रोज का झंझट खत्म कर दूंगा। नहीं बैठिए, आप फरीद मियाँ की बात सुनिए। कहिए, क्या कहते हैं, कहिए कहिए कहिए। लतीफ़ी मियाँ, सबसे पहले आप तशरीफ रखिए, फिर मैं कुछ कहूँगा। हमारे साथी जो हैं, हमारे मोहल्लेदार, वो अगर परेशान होंगे तो हम भी तो परेशान होंगे। ये राइफल आज नहीं तुम लोगों पर ही होगी, मैं तुम्हें बता दूं। ये नई गोलियां हैं, ठा ठा, वो वाली गोलियां नहीं जो आप मांगने जाते हैं। बेटे बेटे आराम से, अपनी उम्र देखो यार, और तुम गोलियों की और राइफल की बात कर रहे हो। भाई साहब समझाइए अपने बेटे तो उनका भी तो का देखो ना, उनकी अकल गिट्टों में। एक मिनट फरीद मियाँ, ये इनको क्लियर कर दीजिए कि लतीफ़ी स्ट्रीट के किसी भी शख्स की तरफ बढ़ने से पहले इन्हें लतीफ़ी की लाश से गुजरना पड़ेगा। तो गुजर लेंगे यार, कौन सा मुश्किल काम है, गुजर लेंगे हम। मेरी बात सुने चुटाई साहब, वो नई राइफल है, पहली दफा चलानी जी। मुझे छुट्टी दे दें, पहली दफा चलानी है। पता नहीं किस तरफ चला दें, ये मैं दुकान खोल रहा हूँ जाकर। लतीफी साहब, आपकी लाश से पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा इनको। अरे आपकी लाश से इसने क्या गुजरना है? ये तो मोहल्ले में जो स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर से नहीं गुजर पाता। अदब से बात करो, मैं तुम्हें बता दूं। तमीज से बात कर। अब्बू नहीं, इतनी सेंस नहीं है। अब्बू नहीं, स्पीड ब्रेकर से नहीं गुजर सकता। अब्बू नहीं, मैं गुजर के दिखाऊंगा तेरी लाश से। अब मोहल्ले में जा रहे हैं। एक बात मेरी याद रखना। हाँ, खूब दीवारें चीन के पीछे जाके पहलवान बने हैं आप। अरे नहीं, हम जानते हैं जितने जोगे आप हैं। फरीद मियाँ, ये भी यहाँ पे हम जरा वजाहत से बताना चाहते हैं। जिस स्पीड ब्रेकर की हम बात कर रहे हैं, हमने खुद देखा है उस स्पीड ब्रेकर से ये कितनी देर फलांगने की कोशिश करते रहे, नाकाम रहे। फिर ये अपने घर गए और वहां से एक लचकदार बड़ा बांस लेके आए हैं और दूर से दौड़ते हुए आए हैं और इस तरह इन्होंने वो स्पीड ब्रेकर फलांगा है जैसे वो पोल वाल्ट वाले नहीं फलांगते। जी जी, बस कर दें, हमें भी पता है आप कितने नवाब हैं, हम में नुक्स निकाल रहे हैं। खुद ये दोनों मियाँ बीवी घर में केले के पत्ते पे दाल चावल खाते हैं। अच्छा चलो बेटा, ठीक ये है, कौन ठीक सा है, तान ठीक है है। बताओ वाला? भाई नवाबों के बागों में हमेशा केले के दरख्त लगे होते थे। केले हम का उसके पत्ते को चंगेर की जगह इस्तेमाल करते थे। तो पीछे म्यूजिक तो वो लगाया हुआ। ये बाबा दी बाबा बेंग बाबा दी बाबा। ये देख लीजिए, हमें जंगली कह रहे हैं ये। यार लतीफ़ी मियाँ, मुझे एक बात बताइए, ये शो के आगाज से ही आपने जो है चुगताई साहब को अपना हदफ बना के रखा हुआ है। मैं जरा तशरीफ रखिए और मुझे बताइए माजरा क्या है। आप भी बैठिए बाबर साहब, भट्ट साहब आप भी बैठिए। मैं बैठता हूँ जी। बैठिए लतीफ़ी मियाँ, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, कहा था आप उधर बैठे बैठे तशरीफ रखिए। आप बैठे, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। निकालिए। इतनी शर्म है तो घर से ना लेके आया करें। अरे हम अल्लाह के फजल से खानदानी लोग हैं। हम अपनी ज़ौजा के साथ जाते हैं जहां भी जाते हैं। हम आप जैसे नहीं हैं। ये मेरे बगैर कहीं नहीं जाते और मैं इनके बगैर कहीं भी नहीं जाती। वाह वाह वाह। और क्या घूंघट निकालिए ना।
जाते दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं और जाते साइकिल पे हैं। बेटे तुम बच्चे हो, मुंह संभाल के बात करो, वो नवाब लोग हैं। और क्या बाबर चाचू कौन से नवाब हैं? जिस केले के पत्ते पे दाल चावल खाते हैं उसी पत्ते को धो के कहते हैं बेगम बर्तन संभाल लो। वैसे फरीद साहब ये कोई ताना बनता नहीं है, दाल चावल भी उनके अपने, केले का पत्ता भी उनका अपना, तो इसमें ताने वाली कौन सी बात है? बाबर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इनका अपना मामला है। लतीफी मियाँ नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये तो अभी बात हो रही है तो हम बता देते हैं, चावल भी हमारी अपनी फसलों से आती है। वाह, लतीफी साहब आधा किलो चावल की कौन सी फसल होती है? हमने जितने पकानी होती है हमारे मज़ारे उतने चावल ही हमें बेचते हैं। तो नवाब साहब दाल भी अपनी फसलों से ही मंगा लिया करें, वो मेरी दुकान से आप उधार लेते हैं। उधार लेते हैं तो क्या हम उधार चुका नहीं देते? बहरहाल फरीद साहब इन्हें बता दीजिए कि 25 जनवरी को पार्क में मेरे भांजे की मंगनी होगी। और चुगताई कान खोल के बात सुन लो, 25 जनवरी को शाम को मुकद्दस के भाई की तेल मेहंदी है उसी पार्क में। सबसे पहले डेट हमने रखी थी और हमने कार्ड भी छपवा लिए। हमने जानबूझ के डेट पे डेट वो रखी है, हमने पहले अनाउंस की ये डेट। यार ठहरिए ठहरिए, ये मंगनी मेहंदी बीच में कहां से आ गई 25 जनवरी को? तो यही तो फड्डा चल रहा है लतीफी स्ट्रीट में। 25 जनवरी को भट्ट भाभी के भाई की तेल मेहंदी है। अच्छा। और वो इन लोगों ने वहां पे जो हमारे लतीफी स्ट्रीट के कॉर्नर पे जो है ना पार्क, खोनी पार्क, उसके अंदर उसका एहतमाम किया हुआ है। अब ये कार्ड भी छपवा बैठे हैं, उसके ऊपर एड्रेस भी लिखा जा चुका है। बिल्कुल। अब मौसूफ जो हैं, जो हमेशा हर बात में फड्डा डालते हैं, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है, बल्कि कह रहे हैं जी हमने कराकरी वालों को भी कह दिया है, टेंटों वालों को भी कह दिया है कि 25 जनवरी को शाम के वक्त ही उस पार्क में हमारे भांजे की मंगनी होगी। ये बात सुनिए, इनके तेल मेहंदी पे 25-30 लोगों ने आना है, ये मोहल्ले के अंदर टेंट लगा ले, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 1,500 लोगों ने आना है। बात 25-30 आदमियों की या 1000-1,500 लोगों की नहीं है। बात तो ये है कि पहले किसने तय किया। भाई देखिए, बट भाई ने कार्ड तक तो छपवा लिए हुए। अब ये क्या मुंह दिखाएंगे अपने ससुराल में? ਉਹ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। मेरा कहने का मतलब है कि तेल मेहंदी तो होती ही घरों में है, तो उन्होंने अगर मंगनी रख ली है पार्क में तो इनको करने दें चुगताई साहब को। तो भाई मंगनी भी घरों में ही होती है, तेल मेहंदी बाहर होती है। ये जो बाबर मियाँ इस शख्स का साथ दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो खाने पकाने का बंदोबस्त किया हुआ है उसका सारा सौदा बाबर मियाँ की दुकान से जा रहा है। हम सब बात समझते हैं, ऐसे ही नहीं ये स्ट्रीट हमारे नाम से मंसूब की गई। लतीफी साहब सौदा सल्फ कोई नहीं जाना मेरी दुकान से, बस मैंने कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगाना इनके फंक्शन पे। ये जरा देखिए, कुछ ना कुछ लालच तो निकल आई ना। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने कार्ड भी छपवा लिए और डेट भी पहले रख ली है। निकालिए। अच्छा जी। देखिए फरीद अंकल, ये मोहल्लेदार जानबूझ के हमारी खुशियों में ऐसा करते हैं। जब भी हमारे घर कोई खुशी की तारीख होती है ये वही डेट रखते हैं। जिस दिन हमारी दादी फौत हुई हैं उस दिन तो इनमें से किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। यानी अब आपकी दादी अम्मा के साथ हम फौत हो जाएं? वैसे सच्ची बात है, जब से बुजुर्ग फौत हुए ना इनकी दादी अम्मा, मोहल्ले में उदासी छा गई। फरीद साहब गली से हर गुजरने वाले बंदे को गालियां निकालती थी। बाबर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अभी कपत्ता वगैरह नहीं कहना, मैं बता दूं। और चुगताई मुकद्दस की तरफ उंगली मत करो। क्या कर लोगे तुम? मैं तो कुछ नहीं करना, ओदे मुकद्दस दे 7 भरा ने। और देख लेंगे 7 भाइयों को भी हमारे नोटों के आगे किसने खड़े होना है। अरे कौन से नोट, वो सातों के सातों आ गए, आप लोगों का कुछ उम्र निकाल देंगे। कौन निकालेगा कुछ उम्र? अरे इसका निकालेंगे कुछ उम्र, तुम्हारी तो हड्डियों की तड़तड़ाहट होगी। मेरे बेटे की तरफ कोई बढ़ के तो दिखाए, मेरे बेटे की तरफ कोई बढ़े तो सही, बढ़े तो सही मेरे बेटे की तरफ कोई। चुगताई साहब क्या कर रहे हैं आप? वो कहा उनके 7 भाई आएंगे इकट्ठे, वो तो इकट्ठे होते नहीं, आपस में लड़े हैं वो सारे। बाबर साहब ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार एक मिनट ठहरो ठहरो,
आप सब लोग ठहरे, सब लोग ठहरे। लतीफी मियां पहले तो आप उतर जाइए, तशरीफ वहां रखिए। चले जाइए हम आप जाइए, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप तशरीफ रखिए। इस जगह बार बार उठिए ना। भाई चुगताई साहब तशरीफ रखिए। बेटा आपके बैठो। शो का भी तो कोई डेकोरम है। भाई मैं मेंटेन कर रहा हूं ना। अब आप लोग एक दूसरे के साथ इस तरह की बात करते हैं, आप उठ उठ के यहाँ आ जाते हैं, वो धमकी लगाते हैं। तशरीफ रखिए बेटे, बैठो बैठो बैठो। बाबर साहब बैठे हैं, आप भी, आप भी बैठिए। लतीफी मियां तशरीफ रखिए। मैं इस मसले का हल बताता हूँ। ये इसी तरीके से नोक झोंक चलेगी, मसला मैं हल किए देता हूँ आप लोगों का। मसला हल आराम से बात से भी हो सकता है ना। उठ उठ के तो क्या भाई, आपकी जानिया कुछ हो रहा है और वापस आनिया कुछ और है। देखिए देखिए, आपको ना नवाब साहब के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। कोई निकालिए। ले जाइए चाची, बड़े नवाब साहब। लेडीज कॉलेज के सामने शकरगंदी लगाने के लिए इन्होंने मेरे अब्बू से सिफारिश डलवाई है। तो इसमें क्या हर्ज है, बिजनेस है। खवातीन के कॉलेज के सामने कोई आरा गैरा नत्थू गैरा नहीं जा सकता। किसी शरीफ आदमी को ही ठेला लगाने की इजाजत होती है। अच्छा एक मिनट, इधर भी शराफत का मुजाहरा कीजिए और मेरी बात सुनिए। अब आप लोग जी फरमाइए। आप लोगों को यह इल्म होना चाहिए कि जो पार्क्स होते हैं वो जाती तकारीब के लिए नहीं होते। आप लोग तो फंक्शन करके वहां से निकल जाते हैं, और बेड़ा गर्क पार्क्स का होता है। पार्क्स जो है वो बच्चों की तफरीह के लिए होते हैं, बुजुर्गों की सैर के लिए होते हैं, और आप लोग वहां पे चलें अपने फंक्शंस करने के लिए। चुगताई साहब आपको मंगनी करनी है अपने भांजे की, आप हॉल बुक कराइए। भट्ट साहब आपको अपने बिरादर निस्बती की मेहंदी की तकरीब रखनी है, आप भी हॉल बुक कराइए। आप दोनों हॉल बुक करा के अपनी अपनी तकारीब कीजिए, पार्क का इस्तेमाल ना कीजिए। बिल्कुल। फरीद चाचू, वो पार्क पहले कौन सा अच्छी हालत में है, उसमें जो झूला सीसा लगा हुआ है, ये दोनों मियाँ बीवी ने उसके ऊपर बैठ के उसको यू बना दिया। और डर जा, कहीं मैं आपको ना यू बना दूं। हाथ लगा के तो दिखा, कौन यू बनाएगा? हाथ लगा के तो दिखा तू। कौन बनाएगा यू? हम इनको देख रहे हैं। आज मोहल्ले में चलो, आराम से बात कर। हाँ जी। घर तो आप कह रहे होते हैं कि देखना मैं क्या तूफान बर्पा करता हूँ, यहाँ आप हिलते भी नहीं है। बाजू पकड़ के देखिए मुझे कितना तेज बुखार है। सो स्वीट। ओ भाई कुछ खुदा का खौफ करें आप लोग। आप लोगों की ये लड़ाई पूरी दुनिया देखती है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। है सब तुसी ते शायरी कीती है ना, बोल के लब आजाद हैं तेरे, एक कौम हुण बोलन तो अलावा कुछ भी नहीं जे करन रही। अच्छा जी, ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे इस खित्ते में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बाद अगर किसी का नाम जिसे माना गया, तस्लीम किया गया, या आप कहें कि शेरो अदब में जिसकी गूंज है, तो वो नाम है फैज अहमद फैज साहब का। क्या बात है फरीद साहब, क्या नाम लिया है। और हमारे जो बड़े बड़े गुलकार हुए हैं, मेहदी हसन साहब, मलका तरन्नुम नूर जहान, इकबाल बानो साहबा, फरीदा खानम साहबा, उन्होंने इनकी गजलें गाई हैं और बहुत पॉपुलर हुई हैं वो गजलें। और फरीद भाई फैज साहब को नैयरा नूर साहबा ने भी गाया। बिल्कुल, और गायकी के मैदान में सबसे पहले फैज साहब की ही गजलें मशहूर हुई। वाह वाह वाह। नहीं सर, अगर अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो फैज अहमद फैज साहब की रूह आ गई है। वाह, आइए आइए, तशरीफ लाइए फैज साहब। ऐसे इनकलाबी शायर जिनके यहाँ हकीकत और रोमान का हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। वाह फैज साहब, आपके सामने क्या बोले। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। वाह वाह। है सब तुसी ते शायरी कीती है ना, बोल के लब आजाद हैं तेरे, एक कौम हुण बोलन तो अलावा कुछ भी नहीं जे करन रही। गौरी, मुझे यकीन था कि तुम फैज साहब के इस मिसरे का यही तर्जुमा करोगे। भाई हम यहाँ जो बोलने की बात कर रहे हैं वो ज़मीर की आवाज़ है। अगर आपके पास है और वो जाग रहा है तो ज़रूर बोलिए। हम हमातन गोश हैं।
वाह जी वाह। सर आप तो हमतन गोश है ना, कौम सारी हमतन खरगोश हुई जी, खा पी के खुड्डा च बढ़ जाती जी। गौरी फैज साहब जागते हुए जमीर को कह रहे हैं कि बोले। फैज साहब आपकी शायरी में हकीकत और रोमान का जो हसीन इम्तिजाज पाया जाता है वो किसी और की शायरी में कहाँ। फरीद, गमे जाना से गमे दौरां तक का सफर शायर के अंदर गुदाज पैदा करता है जी। हम समझते हैं कि शायर ने अगर अपने अहद के मसाइब का जिक्र ना किया, जबरो इस्तिबदाद देखकर उसका कलम रोशनाई के आंसू ना रोया, तो फिर शायरी एक बेमकसद सी शय रह जाती है। क्योंकि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। घर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। लो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। वाह 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 फैज साहब, यहाँ फैज साहब रिवायती इश्क की बात नहीं कर रहे हैं। ये इश्क अपने मकसद से है, ये इश्क अपनी धरती से है। वाह भाई, हमने तो इस इश्क में कैदो बंद की सौबतें भी बर्दाश्त की हैं। पिंडी साजिश केस में जब हमें पाबंदे सलासल किया गया तो हमने तो उस वक्त ही कह दिया था, न गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। वाह फैज साहब वाह, मैं तो आज तक यही सोचता रहा ये यादगार किसने बनवाया है। ये फैज साहब, ये यादगार दे नाल नाल लारी अड्डा भी तुसी बनवाया है। फैज साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके अशार इनकी सोच के दायरे से बहुत बाहर हैं। हाँ जी। अच्छा फैज साहब, इकबाल के शहर में पैदा होकर कभी आपने ये सोचा कि आपका नाम भी उनके बराबर लिया जाएगा? ये हुस्ने इत्तफाक है कि हमारा शहर यानी सियालकोट एक, मरे कॉलेज एक, गवर्नमेंट कॉलेज एक, और फिर लोगों की मोहब्बत भी एक सी मुयस्सर हुई। कहने हाय हाय फैज साहब, काश मैं भी सियालकोट दे च पैदा होया हुंदा ते मैं भी तुहाडे वांगू मशहूर होना सी। गोगे बड़े बड़े इंसानां दी गल कर रहे ने, वैसे तो सियालकोट मोतीचूर दे लड्डू भी बनन दे। अच्छा फैज साहब, आपने अपने नजरिए के लिए जितनी तकालीफ बर्दाश्त की, क्या आज का शायर ये कर सकता है? देखें, अब शायर तानासान होने के साथ साथ मसलहत पसंद भी हो गया है। मैंने जब इश्तराकियत की बात की, अमन की बात की, इंसान दोस्ती और बराबरी की बात की, तो हर शोबे के अजारादारों को ये चुभती रही। लिहाजा वो जुल्म के नित नए तरीके भी आजमाते रहे। लेकिन शुक्र है कि सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल से आए हैं। हम लोग सुरखरू हैं कि मंजिल से आए हैं। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। बहुत खूब। अच्छा फैज साहब, आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ। आपकी तारीख पैदाइश के हवाले से भी इबहाम है। देखें, सच तो ये है कि हमें खुद भी तारीख पैदाइश नहीं मालूम जी। उस दौर में स्कूल दाखिल करवाते वक्त ये हिसाब लगाया जाता था कि किस उम्र में मैट्रिक करेगा, लिहाजा उस हिसाब से तय कर दी जाती। अलबत्ता 1911 पता है मुझे। अच्छा। बाकी जो स्कूल सर्टिफिकेट पर लिख दी गई वही हमने मान ली बस। जी जी सर जी, वैसे गोगा जी दी भी तारीख पैदाइश दे बारे च बहाम है। ऐ ही नहीं समझ आंदी पहले गोगा आया सी या डायनासोर।
वैसे गोगा जिड्डा सियाना मैंने लगता है यही पहले आया है। वैसे मैं जब भी किसी बड़ी शख्सियत को बुलाता हूं ना, आप लोगों की वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यार तुम लोगों को ख्याल नहीं आता कौन लोग आए हुए हैं? साहब, आपका कमाल यह है कि इब्तदाई तालीम 1915 में हिफ्ज कुरान से शुरू की। 1916 में सियालकोट में मौलवी इब्राहिम सियालकोटी के मदरसे में अरबी, उर्दू और फारसी के लिए दाखिल हुए। अच्छा। 1933 में गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी अदब और अरबी में ओरिएंटल कॉलेज से एमए किया। वाह वाह वाह। बस बेटे, ये मुख्तसर सी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हमने। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी की हैसियत से भी फराइज सर अंजाम दिए, जलावतनी भी भुगती, अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची के प्रिंसिपल भी रहे, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के पहले डायरेक्टर जनरल की हैसियत से भी काम किया। जी बिल्कुल, पूरी एक कल्चर पॉलिसी थी जो आपने तैयार करके भुट्टो हुकूमत को दी। वाह वाह वाह। एक लंबा सफर है फैज साहब का। इनकी अमन पसंदी, इंसान दोस्ती और इफ्कार की बुनियाद के ऊपर 1962 में फैज साहब को रूस से लेनिन अमन अवार्ड भी मिला। क्या बहुत अच्छे। ओ भाई, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वाह फैज साहब, वाह वाह। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सदके वन्या कुर्बान वन्या। इनको जी सही। ये ज्यादा खरोश डाल रहे हो। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह सब लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। गिलानी साहब, आप अपनी सुनाइए, इलेक्शंस की तैयारी कैसी चल रही है? फरीद, अल्लाह के फजल से तैयारी पूरी जोशो खरोश से जारी है। वाह। मैं तो बल्कि इस कदर ध्यान रख रहा हूँ कि मैंने एक दिन देखा कि गिटकू जो है इसमें जोश तो है मगर खरोश नहीं है। मैंने इसको उसी वक्त डांट दिया। अच्छा। देखो, जोशो खरोश इकट्ठा होना चाहिए। सदके वन्या कुर्बान वन्या। इनको जी सही। ये ज्यादा खरोश डाल रहे हो। जोश और खरोश एक ही मिक़दार में होने चाहिए। सदके वन्या कुर्बान वन्या मैं शाजी तू गिलानी साहब। सदके वन्या सदके वन्या सदके वन्या गिलानी साहब, आज तो गिटकू बहुत एक्साइटेड लग रहा है। फरीद, सारी पब्लिक ही एक्साइटेड हुई है। जी हाँ। क्योंकि तमाम अवाम को ये पता चल गया है जी कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी लोगों के दुखों का बदावा नहीं कर सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और महंगाई को इस तरह रोकेगी जैसे रेलगाड़ी फाटक पे रोड ट्रैफिक को रोक लेती है। बल्कि महंगाई सिर्फ रोकेगी ही नहीं, उसका खात्मा भी करेगी। और ऐसे खात्मा करेगी जैसे गोगे के सामने रोटी रखे तो ये उसका खात्मा करता है। और बिजली का बिल इतना थोड़ा हो जाएगा जितना थोड़ा जुल्फी की हड्डियों के ऊपर गोश्त है। वाह 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 वाह। ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। ये होते हैं सियासतदान, हर बंदे पे नजर रखते हैं। और इंशाल्लाह हम अंधेरों को ऐसे दूर करेंगे जैसे गौरी साहब कमरे में आए तो रोशनी दूर हो जाती है। वाह 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 वाह। हर एक पे नजर है, हर एक पे नजर है। ये भुट्टो। गर्जे के फरीद, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के पास लोगों की मुश्किलात दूर करने का जामे मंसूबा है।
गिलानी साहब, मंसूबा तो पिछले इलेक्शन में भी आपके पास था, इस बार नया क्या है? इस बार जामे नया है। पिछली दफा सिर्फ मंसूबा था, इस दफा जामे मंसूबा है। ये भुट्टो, ये बात है। हर मुंह से अल्लाह के फजल से जिए भुट्टो का नारा निकल। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। गिलानी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो इख्तलाफात की बातें चल रही थी, वो मामला खत्म हो गया? देखे फरीद, ये तासुर वैसे तो कोयटा के जलसे में खत्म हो चुका है, बल्कि मैंने खुद देखा है कि वो बाप बेटा एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे सामने बिलावल ने जरदारी साहब से कहा है कि डैडी, मैंने खखड़पूड़ा खानी है और साथ में दाल सेमियां भी खाना है। उन्होंने फौरन 50-50 रुपए की खखड़पूड़ा और दाल सेमियां लेके दी है। साथ उसे समझाया भी है कि बेटा, खखड़पूड़ा खानी नहीं होती, खाना होता है, और दाल सेवियां खानी होती हैं, खाना नहीं होती। और मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने बाप होने के नाते साथ ये नसीहत भी की है कि बिलावल, एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी खखड़ पूड़े और दाल सेवियों के ऊपर से पानी नहीं पीना। इनको मोहब्बत ही तो दे सही, इनको तो मोहब्बत आ दे। गिलानी साहब, कहाँ आप उन्हें खखड़पूरे और दाल सेवियों में फंसा रहे हैं? बिलावल साहब की फरमाइश तो वजारत उज़्मा की कुर्सी है। देखे फरीद साहब, वजारत उज़्मा बिलावल की फरमाइश नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की मईशत और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इस वक्त बिलावल ज़रूरी है। क्योंकि मुल्क में मुआशी और जमहूरी इस्तेहकाम सिर्फ पीपल्स पार्टी ही ला सकती है। इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट दो और यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनवाओ। यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनवाएं या बिलावल भुट्टो को? जिवें ताड़ा दिल करेंदा है उवें कर गिनो। ना मुझे वजारत उज़्मा की जरूरत है और ना ही बिलावल भुट्टो को। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल जी, इतना तो बनता है जी भुट्टो। अजी 8 मिनट का सेगमेंट लगा दें गौरी साहब, लगा दें जी भुट्टो का नारा। वैसे तो नारा तब बनता है जब पांव पर पीपल्स पार्टी इस मुल्क को खड़ा करेगी। देखे, पाकिस्तान को तो पीपल्स पार्टी बाद में पांव पे खड़ा करेगी। पहले नारा लगा के पीपल्स पार्टी को तो पांव पे खड़ा करे। वाह वाह वाह, ये भुट्टो, जीवे जीवे, सदके सदके। अच्छा गिलानी साहब, अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम मुख्तलिफ सियासतदानों से मिलने मुल्तान आए, ना उनकी मेजबानी आपने की है? क्या वो मेरे पास आए थे, और चूंकि पूरे मुल्तान में सिर्फ आपका भाई इंग्लिश बोल सकता है। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोल लेते हैं। वो तो ही वेले फड़ी जे जो बंदा पकड़ा हुआ हो उसकी तो उर्दू ठीक नहीं रहती तो इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात। बड़ी गहरी सोच है। सही। ब्लूम ने जो वहाँ के सियासतदान है मुल्तान के, उन सब से मुलाकात करनी थी, तो उसका मैंने बंदोबस्त किया था। और पाकिस्तान के वकार को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैंने ब्लूम को जाते हुए एक मुल्तानी अजरक और एक सोन हलवे का डब्बा भी दिया। अच्छा। ब्लूम ने घर जाके मुझे फोन भी किया। शुक्रिया का? नहीं, उसने कहा कि साई हलवे दियो, हालत हो गई है जो तुसी साडे को लए होए कर्जे दी कर दियो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। उन्होंने बताया जी कि चोट लगने पर अगर गालियां दी जाएं तो ज्यादा देर तक फिर दर्द बर्दाश्त किया जा सकता है। और बस कर दे भाई, क्यों माशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हो यार। अच्छा जी, ये जो एक हम सेगमेंट करते हैं अपना बद तहजीबियां,
वो इसलिए किया जाता है कि कुछ बुरी आदत जो हमें पड़ जाती हैं, उनकी अगर निशानदेही करें तो हम भी और हमारे देखने वाले भी उसमें बेहतरी ला सकते हैं। सही बात। उन आदत को छोड़ के अच्छे कामों पे अमल करके हम एक खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं। सही। मैं बड़ा परेशान रहता था हर वक्त के यार अय्यी जैसे दानिशवर आदमी की बात भी लोग क्यों नहीं सुन रहे। परेशानी का जवाब मिला फिर तुम्हें अजीजी? जवाब क्या मिलना यार, घर वाले नहीं इज्जत कर देते, बाहर किसे की करनी। ये देखो ना, अब दानिश्वरी की बात हो रही है तो हंस रहे हैं। यार बात ये है कि जब मैंने यार खोज लगाने की कोशिश की ना कि क्या हम लोग इतनी हट धर्मी पे उतर आए हुए हैं कि हम किसी की बात सुनते ही नहीं। जी हाँ। तो तहकीक करने पे मालूम ये पड़ा कि मेरी ये जो बदतहजीबियों का लेक्चर है, इस पे जो पानी फेर रहे हैं या जो इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो साइंसदान है। ओह, ये कैसे कह सकते हो तुम अजीजी? सर कई ऐसी तहकीकात सामने आ गई हैं कि जिनको मैं बदतहजीबियां कहता हूँ, साइंसदानों ने उनके फायदे गिनवा दिए हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कई दफा जिक्र करता हूँ और अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बेटे छोटा नवाला लेते हैं ताकि बहुत मुंह ना खोलना पड़े। बिल्कुल। और खाना भी मुंह बंद करके खाते हैं ताकि चपाक चपाक की आवाज ना आए। तो साइंसदानों ने, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने तहकीक करके क्या फेंक दिया है और क्या थंबनेल निकाल दिया है। क्या कह दिया जीजी? थंबनेल? जी हाँ, उन्होंने कह दिया जी कि बड़ा नवाला लेना और पचाक पचाक करके खाना जो है ये इसके बहुत फायदे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे आदमी को पास से उठा देते हैं। जुल्फी तेनू ते फायदा है ना, तेरे मुंह वास्ते ते नवाला वड्डा बनदा ही नहीं। हाथ मुझे सुना लेने दो। साइंसदानों ने ये तहकीक की है जी कि जब आप बड़ा मुंह खोलते हैं पूरा फुल बड़े नवाले के लिए, तो आपको खाने की खुशबू और उसका जायका ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद कहते हैं कि जब आप पचाक पचाक करके खाते हैं, मुंह खोल खोल के पड़क पड़क करके, तो आपको खाने का सही जायका महसूस होता है। यानी आप खाने से सही लुत्फअंदोज हो सकते हैं। बहुत अच्छा। को ये गल करना यार, तो फिर हम ऐसी गोगे को बदनाम करते रहते थे। अमान से मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शुक्र है उस वक्त बचपन में मेरे अब्बू ने मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दाखिल नहीं करवाया। देखो ना यार, बदतहजीबी के उन्होंने फायदे गिनवा दिए। माय गॉड। उसी तरह जो हम कहते हैं कि ये नाखून चबाना एक बहुत बुरी आदत है। बुरी आदत है ये। उसके हवाले से भी साइंसदानों ने मेरी तहकीकात का और मेरे लेक्चरों का और मेरी दानिश्वरी का बेड़ा गर्क कर दिया। इस पे भी पानी फेर दिया। वो कहते हैं जी कि ये नाखून चबाना जो एक बुरी आदत है, इसके फायदे भी हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत से ऐसे जरासीम जो हैं वो आप इनहेल कर लेते हैं, जो जाके आपकी कुव्वत मुदाफत के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो आपकी कुव्वत मुदाफत है, हाँ जी, उसमें ताकत पैदा होती है उन जरासीमों के साथ लड़ने के लिए। यार अजीजी, ये साइंसदान तो तुम्हारे खिलाफ हो गए। मैनू पता करना पैना है कि मेरा ख्याल है कोई साइंसदान गौरी दे महल्ले भगवानपुरे रहता है। और इसने उसे कहा है कि ये हस्बे हाल में ये जो अय्यी बड़ा दानिश्वर बनता है ना, इसका मलिया मेट करो, चूंकि साइंसदान तो मैं लगता हूँ। नहीं अजीजी, मैं हरगिज नहीं तुम्हारे खिलाफ। वो जो हस्बे हाल में एक साइंसदान टेढ़ी टांगों वाला आना शुरू हुआ ना, वो तुम्हारे खिलाफ है। वो इधर से तुम्हारे राज ले जाता है, उधर उधर बैठ के तुम्हारी सारी बातों को फेल कर देता है। चलो ठीक है, पहले तो उसकी सिर्फ टांगे टेढ़ी है ना, फिर मेरी बात दुआ से उसकी बाजू भी टेढ़े हो जाएंगे। देखो अब ये साइंसदान क्या रहे हैं, कहते हैं जी ये जो नाखून चबाने की आदत है ना, ये आपको इस तरह सेहतमंद रखती है कि ये आदत आपके जिस्म को नए जरासीमों से मुतारफ कराती है, जो मुदाफती निजाम के रिडार पर आ जाते हैं। और जब जरूरत पड़े तो मुदाफती निजाम उन्हें पहचान कर खत्म कर सकता है। देखो ना, ये अंदर रडार ला देते हैं।
और फिर एक और आदत जिससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं, जी जी, इनके करीब बैठा मौजूद बंदा हर वक्त मसलसल चिंगम चबाता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। यार मैंने तो कौन ही कट मारी है कि तो हीरो सादा बैठो, खबरदार मेरे पास रणबीर कपूर बनने की कोशिश। ये चिंगम चबाने को भी तहकीक जो है साइंसदानों की, वो कहती है जी कि इसका भी बड़ा फायदा है। लो देखो ना जरा, वो कहते हैं जी कि याददाश्त में बेहतरी आती है। अच्छा, आपको याददाश्त में बेहतरी के लिए जो कैफीन का इस्तेमाल करते हैं ना आप, हाँ जी, हाँ जी। उसकी बजाय अगर आप किसी चीज को चबाते रहें तो वो बड़ी मौसर साबित होती है। और ये आदत स्ट्रेस हार्मोन की सतह को भी बढ़ाती है, अच्छा, जो आपको चाको चौबंद रहने और ज्यादा देर तक तवज्जो मरकूज रखने में मदद देती है। वाह जी वाह। देखो ना जरा, अब मैं देखो गौरी, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, देखो गौरी तुम और मैं सिर्फ खूबसूरत और अच्छा लगने के लिए, एक दानिश्वर लगने के लिए हम तैयार त्यूर होके घर से आते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा के साइंसदान है ना, जी जी, मुझे मिल ले, मैं इनके लाक में सोटा मारूं। देखो यार, कहते हैं कि ये जो होशियार लोग होते हैं, अक्लमंद लोग, हाँ जी, वो चीजों को साफ रखने या तरतीब देने में वक्त जाया नहीं करते। ऐसी वैसे बुरी बात। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान को तो सबसे नंबर 1 होशियार और अक्लमंद कौम होना चाहिए। सही कह रहे हो अजीज जी, क्योंकि साडी ते ट्रैफिक ही वेख लवो ते साइंसदान नु कहना चाहिए यार बहुत अच्छा। उसे ट्रैफिक है साइंसदान फंसिया, इन्होंने कहना मेनू कड्डो इथों, मेनू कड्डो इथों। जिन्हें तहकीक की थी हाँ जी। मिनीसोटा वाले ने। एक और देखो चीज, हम सुस्ती और काहली को हमेशा बुरी बात समझते रहे। हाँ जी, बिल्कुल सर। बच्चों को लेक्चर देते रहे हैं कि नहीं जी, सुस्ती और काहली बड़ी बुरी चीज है, वक्त पर हर काम करना चाहिए। हाँ जी, सही। लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक तहकीक में कहा गया है कि जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते जी जी, और इस मामले में सुस्ती करते हैं, हाँ जी, उनमें ज़हनी तनाव की सतह भी कम होती है। हाँ ऐसे लोगों में सेहतमंद खुशगवार तर्ज जिंदगी जीने का इम्कान भी ज्यादा होता है। हाँ तो वो टेंशन ही नहीं लेते, तो उनके जहन पे क्या तनाव होगा, क्या स्ट्रेस होगा, बेफिक्र चलो जी हो जाएगा। अमान से मुझे डॉक्टर अमार साहब मिल ले जरा, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। अच्छा, उनसे मैं कहूंगा कि यार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दे। पूछो ना यार उससे, ये तहकीक किस साइंसदान ने की? और अपने इस्तीफे में लिखे ड्यू टू अजीजी। ड्यू टू अजीजी है। यस, आई लीव योर जॉब। ओह वाह। एक और तहकीक सुन लो। वो क्या हो गया? साइंसदान कहती है जी कि चुगली ज़हनी तनाव कम करती है। अजीजी कहाँ से ला रहे हो यार ऐसी तहकीकात? बंद अमान से ये तहकीकात हो रही है। बंद करो जी, दोजख भरन वालियां तहकीकां। यानी चुगली ज़हनी तनाव कम करती है। वो दिल का गुबार। कहा कि औरतें बहुत कम फौत होती। ये जो मर्द बेचारा चुप वट लेता है ना, इसी वजह से तड़ातड़ कौन फौत हो, कौन फौत हो, सदीक साहब कौन फौत हो, चाचा अल्लाह रखा, अल्लाह माफ करे। चुगली इतना बड़ा गुनाह है, उसके फायदे गिनवा रहे हैं। और सुन लो, चोट लगने पर चीखने, चिल्लाने और मुगल्लजात बकने से दर्द कम हो जाता है। यार मैं और तुम्हारी ऐसी ऐसी बेवकूफों वाली तहकीक कर रहे हैं। मैं ये वाली तहकीक सुन के तो मैं सोच रहा था कि फिर हर हस्पताल दे सर्जरी वार्ड चो ते लोकी गालां दियां ही आवाज़ां। अजीजी क्या कह रहे हो यार? हाँ, ये कैल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक है। उन्होंने बताया जी कि चोट लगने पर अगर गालियां दी जाएं तो ज्यादा देर तक फिर दर्द बर्दाश्त किया जा सकता है। और बस कर दे भाई, क्यों माशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हो यार? नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, झूठ तमाम गुनाहों की माँ है और सच्चाई तमाम बुराइयों का इलाज। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।